हेलो दोस्तों, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में एक नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में POAC कहूंगा। तो आप लोग पहले हेडिंग डाल लो POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। देखो यार, इसके नाम पे मत जाना, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना, नाम बहुत बड़ा है हाँ, लेकिन उतना हार्ड टॉपिक नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि यार ये एक नया टॉपिक है, जैसे यार परसेंटेज यील्ड पढ़ा था तो टॉपिक का नाम तो था नया, लेकिन उसमें अंदर कुछ भी नया नहीं था। तो बिल्कुल यार इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन में भी बस टॉपिक का नाम नया है, बाकी नया कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए यार आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है और इस टॉपिक में भी बड़ा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले यार जान लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का मतलब होता क्या है। नाम से यार कुछ आइडिया मिल रहा है तुम लोगों को? कोई आइडिया? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, इसका मतलब हमें यहां एटम को कंजर्व करा देना है, दैट्स इट। मतलब मैं ना भी बताऊं ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो भी इस तरह इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ना करा दिया जाएगा। मान लो मैं कुछ नहीं भी बताऊंगा ना, बस बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ाया ना उस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाय द वे मैं इसे अलग टॉपिक का नाम देकर समझा दे रहा हूँ आपको, और अच्छा है और आप लोग जल्दी सॉल्व करोगे। ठीक, तो चलो समझते हैं मैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। इसका नाम पता है क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट। क्या? पोटेशियम क्लोरेट। इसको मैंने हीट किया तो क्या बनता है? KCl+O2। और इसके अलावा POAC कब लगाऊंगा, कहाँ लगाऊंगा, ये सब कैसे देखता हूँ, ये सब मैं भी बताऊंगा इसी पे। KClO3 को हीट किया मैंने, क्या बना? KCl+O2 मिला हमें। ओके, अब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है ना, पहले इस चीज को समझो तुम लोग। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मतलब एटम का जो मास है वो कंजर्व रहने वाला है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। क्या बोला मैंने? कि किसी भी एटम का मास रिएक्शन में कंजर्व रहने वाला है। इट मींस रिएक्टेंट में जितना एटम का मास होगा उतना ही मास उस एटम का प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। समझे? वेरी गुड यार। नहीं समझे तो यार देखो अभी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं। यहाँ पे कौन सा एटम प्रेजेंट है या कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में भी वही तीन एलिमेंट रहेगा, पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। ऐसा तो नहीं कोई तीसरा एलिमेंट आकर टपक जाएगा ना, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे भी पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन ही दिखने वाला है। ठीक, अब इधर यदि पोटेशियम का जो मास रहा होगा तो प्रोडक्ट में भी यार पोटेशियम का मास वही रहना चाहिए। क्या ये कोई नई बात है? हाँ नहीं यार, ऑलरेडी यार हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़े हुए हैं कि इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस मास रिमेन्स कांस्टेंट, पढ़े हैं ना, वहां मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट पढ़ देते हैं। तो यहाँ पे भी जो भी एटम है ना, अब यहाँ पे मास ऑफ एटम या फिर मास को मैं बोलूंगा मोल्स ऑफ एटम जो है ना वो कंजर्व रहने वाला है। क्यों? मोल्स यदि मैं कंजर्व करा दूं तो मास भी तो कंजर्व हो जाएगा। इधर पोटेशियम का जितना मोल्स होगा उतना ही मोल्स पोटेशियम का प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। मोल्स का मतलब ऐसे इधर मान लो 1 मोल्स है पोटेशियम एटम का, तो इधर भी 1 ही मोल होना चाहिए। एक्स्ट्रा तो मोल हो ही नहीं सकता है। 1 मोल से 1.5 मोल आ सकता है क्या? नहीं है, एक्स्ट्रा मोल कहाँ से आ जाएगा पोटेशियम का? एक्स्ट्रा तो आ नहीं सकता है। कंजर्व रहता है, एटम कंजर्व रहता है, या फिर मैं बोलूँ मास कंजर्व रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि एटम का जो मोल्स है ना रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम रहने वाला है। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कर देंगे। मैं अब इसी चीज को यार देखो लिख दे रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा यार बहुत अच्छे से। मैं यहां पर लिख रहा हूं मोल्स ऑफ each element in reactant side and product side remains conserved। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है, पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन, तीनों एलिमेंट का जो एटम्स का जो नंबर ऑफ मोल्स है ना वो कंजर्व रहने वाला है। कंजर्व का मतलब सेम रहने वाला है, इधर भी और इधर भी। अब इस चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं, तो इसलिए थोड़ा तुम लोग ध्यान से देखना। पहले मान लो यार मैं POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन मैं लगाना चाहता हूं ऑन पोटेशियम एटम। अब बात आती है
कि पोटेशियम एटम पे POAC लगाया कैसे जाए, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एटम कंजर्वेशन लगाया कैसे जाए। कुछ नहीं करना है आपको, क्या है मोल्स रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट साइड का इक्वल कर देना है। अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, मान लो रिएक्टेंट साइड में एक ही कंपाउंड एक ही मॉलिक्यूल में पोटेशियम एटम प्रेजेंट है तो बहुत बड़ा आसान है। मान लो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल में पोटेशियम का एटम प्रेजेंट होता तो ऐसे में सभी जगह का मोल्स को ऐड कर देना होता, समझे। तो इधर यदि मैं पोटेशियम की बात करूं तो केवल KClO3 में पोटेशियम एटम है, इधर पोटेशियम की बात करूं तो केवल KCl में है। तो कोई बात नहीं यार, केवल पोटेशियम का जो भी नंबर ऑफ मोल्स इस वाले में है उसको और जो भी मोल्स ऑफ पोटेशियम इस वाले में उसको इक्वल कर देना है। मतलब ये कि हमें करना क्या है, मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम इन KClO3 this would be equal to moles of potassium atom in KCl, that's it, यही है POAC। यदि ये चीज समझ गए तो समझो कि ये टॉपिक समझ गए तुम लोग। पोटेशियम एटम का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, पोटेशियम एटम का, यहां पे ध्यान देना एटम की बात करूं मैं, एटम को कंजर्व करा रहा हूं, तो पोटेशियम एटम का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा KClO3 में वही नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए पोटेशियम एटम का इन KCl। मान लो एक जगह और पोटेशियम आ जाता मान ले, तो ऐसे केस में हम फिर प्लस कर देते उसके भी नंबर ऑफ मोल्स को। हमें तो नंबर ऑफ मोल्स को मतलब कि इक्वेट करना है ना, जस्ट कंजर्व कराना है। और यदि मोल्स इक्वल है तो मोल्स कंजर्व हो गए तो मास भी कंजर्व हो जाएगा। क्लियर? तो अब बात आती है इसका हम एक्सप्रेशन कैसे लिखें। तो अब चलो समझ लेते हैं कि हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम इन KClO3 बता सकते हो? सबसे पहले यार ये मान लो, ठीक है, ये मान लेते हैं आपको KClO3 का मोल्स दिया रहेगा, किसी एक का मोल्स दिया रहेगा, उसके आपको टेंशन नहीं लेना। तो मान लेता हूं यार मैं कि मोल्स ऑफ KClO3 गिवन है और इसको मैंने मान लिया N1, ये मैं मान लिया, और साथ ही साथ ये भी मान लेता हूं कि KCl का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो N2 है, ये भी मान लेता हूं, एंड मोल्स ऑफ KCl मैंने मान लिया N2। ठीक है, आपको इसका भी मोल्स दिया हुआ N1, इसका भी मोल्स दिया हुआ N2। अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन POAC लगाना है पोटेशियम एटम पे। तो क्या करना है, मोल्स ऑफ पोटेशियम ऑन रिएक्टेंट साइड, मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम ऑन प्रोडक्ट साइड, दोनों को इक्वल कर देना है, बस इतना ही करना है। तो चलो यार थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप लोग देखना और समझना। मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम इन KClO3, तो सबसे पहले बताओ यदि 1 मोल KClO3 का होता, यदि 1 मोल KClO3 का होता तो पोटेशियम का उसमें कितना मोल होता? 1 ही मोल होता। बताए थे ना यार, कोई कंपाउंड इस तरह से लिखा जा रहा है, मान लो CO2, इसका मतलब क्या, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। बताया था ये चीज। तो यार बिल्कुल उसी तरह से KClO3 का ये 1 मोल है, मैं इसको किस तरह से रीड करूंगा पहले तुम ही लोग बता दो यार। 1 मोल ऑफ KClO3 कंटेन 1 मोल ऑफ पोटेशियम एटम, 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसी तरह से रीड करूंगा ना। तो यदि 1 मोल KClO3 का हमारे पास है तो पोटेशियम का भी 1 मोल होगा, बट KClO3 का हमारे पास कितना मोल हमने माना, N1 मोल माना। तो यदि N1 मोल इसका ले लूं तो पोटेशियम का कितना मोल हो जाएगा, N1 ही हो जाएगा। 1 मोल में 1 मोल तो N1 मोल में N1 मोल, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1 × N1 लिख दूं। 1 × क्यों 1 मोल में 1 मोल है तो N मोल में कितना हो जाएगा, 1 × N, दैट इज N, N की जगह पे N1। थोड़ा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चीज समझे ना। अब हम लोग प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम एटम को इक्वेट करते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में KCl है, KCl का मोल्स मैंने क्या माना, N2। ये देखते हैं 1 मोल KCl में पोटेशियम का कितना मोल है, और यहाँ पे भी 1 मोल है। तो 1 मोल में 1 मोल है तो N2 मोल से यदि मैं इसका मान लूँ तो N2 मोल्स में कितना हो जाएगा, N2 मोल्स ही हो जाएगा यार, इतना आसान है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 × N2। अगेन 1 क्यों लिखा, 1 मोल में 1 मोल है तो N2 मोल्स में 1 × N2। मान ले ऐसा होता, मान ले कि इसका 1 मोल में पोटेशियम का 2 मोल हो जाता, तो 1 मोल में 2 है तो N2 मोल में कितना हो जाता, 2 × N2। यदि 1 मोल में मान लो फार्मूला कुछ ऐसा लिखा जाता है पोटेशियम क्लोराइड, मान ले होता नहीं है, तो मान ले K3Cl फार्मूला होता, तो 1 मोल में पोटेशियम का 3 मोल, तो N2 मोल में कितना मोल हो जाता, 3 × N2 बोल देते हैं। सो सिंपल, यूनिटरी मेथड यार। तो इसलिए यहाँ पे फिलहाल 1 × N1 बाय N2 इक्वल टू 1 × N2। N1 क्या है, मोल्स ऑफ KClO3, N2 क्या है, मोल्स ऑफ KCl। मान लो यार बहुत बार क्या होता है, आपसे वेट एक का दिया होता, पूछ देता दूसरे का वेट क्या होगा, कैसे बताएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो यार मोल्स अब आ गया तो वेट निकालने के लिए मुझे बताने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल भी नहीं है। कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट मोल्स किसका है? KClO3 का N1 है ना, तो यहाँ पे वेट भी किसका रखना होगा? KClO3 का। मॉलिक्यूलर वेट भी किसका रखना होगा? KClO3 का। दिस इक्वल टू वेट ऑफ KCl और नीचे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl। हो गया? हो गया, यही करना था बस। अब मुझे बता यार इसमें कहाँ पे मैंने कुछ नया लगाया? जो अब तक पढ़ा है उसी को यूज किया ना, कुछ क्या मैंने नया किया यहाँ पे? कुछ भी नया दिख रहा है? कुछ भी नया नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसको अप्लाई करना था यहाँ पे। बस यहाँ पे जो अप्लाई करना था वो एक एटम के ऊपर अप्लाई करना है, और एटम के ऊपर कब अप्लाई करना है तो ये देखना है कि यदि कोई जिस एटम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो छूट तो नहीं रहा। यहाँ पे KClO3 केवल इसी मॉलिक्यूल में था, यहाँ पे पोटेशियम एटम पे अप्लाई कर रहे थे, पोटेशियम एटम यहाँ था, इसके अलावा और कहीं है क्या? नहीं है, यहीं पे है, तो बस इसी में अप्लाई कर दो। अप्लाई करने का मतलब क्या है? कि मोल्स को इक्वल कर देना, इधर जितना मोल्स है इतना ही मोल्स इधर भी, दोनों को इक्वल कर देना, दैट्स इट। समझ में आया? तो अभी हमने पोटेशियम एटम पे लगाया, इसी तरह से क्लोरीन एटम पे भी लगाया जा सकता है, इसी तरह से ऑक्सीजन एटम पे भी लगाया जा सकता है। तो मैं एक ऑक्सीजन एटम पे बताऊंगा आप लोग को, ठीक है ना? और यदि तुम्हें लगता है कि तुम खुद से भी ये एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हो, कोशिश करो यार, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं बता देता हूँ इसे, आप लोग नोट कर लो यार, जल्दी से नोट कर लो। अब POC किस पे लगेगा? ऑक्सीजन एटम पे लगेगा। चलिए ऑक्सीजन एटम देख लो यार, जिनसे अरे यार मैंने मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। पोटेशियम ऑफ KClO3 क्या मायना था मैंने? N1, सॉरी पोटेशियम बोल रहे, मोल्स ऑफ KCl क्या माना था मैंने? N2। ठीक, हम POC लगाना चाहते हैं ऑक्सीजन आइटम पे। तुम लोग बता दे यार, तुम लोग बता दे मुझे, यदि इसका 1 मोल KClO3 का लिए होते, 1 मोल लिए होते तो ऑक्सीजन का कितना मोल होता? 3 मोल होता। लेकिन हमारे पास KClO3 का कितना मोल है? N1 मोल है। तो 1 मोल में ऑक्सीजन का 3 मोल है, N1 मोल में ऑक्सीजन का कितना मोल होगा? 3 × N1 हो जाएगा, सो सिंपल। तो यार लिखो ना 3 × N1, ये हो गया टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या हो गया? टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। यार ये मैंने क्या कर दिया? अच्छा हाँ ठीक है, ऑक्सीजन एटम पे लिख रहा ना। तो रिएक्टेंट साइड में 3 × N1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का एटम कितना प्रेजेंट है ये देखना है, कितना एटम नहीं, कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। मैं इसको थोड़ा और क्लियर करके लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2। अब देखो ऑक्सीजन एटम इधर कहाँ है? केवल O2 में ही तो है, KCl में तो है ही नहीं है, तो वहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और यहाँ पे ये KCl का भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया रहेगा, हमें ऑक्सीजन आइटम पे लगाना है ना, तो इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं KCl में, तो यहाँ पे KCl ना लिखकर क्या लिखेंगे? O2। मान लो कि O2 का नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है N2, ऐसा मान लिया मैंने। तो अब लगाओ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम इन KClO3 कितना हो गया? तो 1 मोल में 3 मोल है, तो N2 मोल, सॉरी अरे यार, यदि N1 मोल माना तो कितना मोल्स हो जाएगा ऑक्सीजन आइटम का? 3 × N1। जैसे समझ में आ रहा है ना, 1 मोल में 3 मोल है, तो N1 मोल यदि इसका मानूं तो कितना हो जाएगा? 3 × N1 हो जाएगा। इसी तरह से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2 कितना हो जाएगा? सोच के जरा बताओ। तो 1 मोल में ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2। देखिए ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे ध्यान देना, एटम में बोल रहा हूँ, इसलिए ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 मोल एटम है, 1 मॉलिक्यूल में 1 मोल ले लूँ मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, 1 मोल लूँ तो ये ऑक्सीजन के 2 मोल आएंगे। बताया था ना किस तरह से रीड किया जाता है। तो 1 मोल में 2 मोल ऑक्सीजन एटम का, और यदि N2 मोल इसका लेता हूँ तो N2 मोल लेने पर कितना हो जाएगा ऑक्सीजन के मोल? 2 × N2। तो बस यहाँ पे लगा दो 2 × N2। अब अगेन यदि N1 और N2 आपको वेट के टर्म में लिखना है तो लिख लो वेट के टर्म में, वेट ऑफ KCl3 बाय में वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3। फिर इसी तरह से 2 × वेट ऑफ KCl डिवाइडेड बाय वेट ऑफ, यार वेट नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl। बस यही करना है, मतलब समझ रहे हो। यदि ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, तो आप ये पाओगे कि हमें मोल जिसका भी इक्वेट करना है ना, उसका देखो डायरेक्ट यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिख रहा है इनटू टोटल मोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 × मोल्स ऑफ दिस होल कंपाउंड।
डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर आएगा आप लोगों का। बस समझो यार ये कैसे आया। क्लोरीन के लिए मान लो लगाना होता तो क्लोरीन यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। तो देखो यार 1 × इसका मोल मान लो N1 मैंने माना तो 1 × N1 लिख दिया। इसका मोल मान लो मैंने N3 माना तो फिर Cl पे लगाना तो 1 × N3। बस डायरेक्ट हो गया, काम खत्म। यही चीज़ को मैंने इतना किया ना, ऑक्सीजन पे लगाना था ना, तो ऑक्सीजन पे देखो कैसे लगाते हैं। तो ऑक्सीजन में कितना कोफिशिएंट है 3, तो 3 × N1 दिस इक्वल टू ऑक्सीजन का कितना दिख रहा है 2 × मोल्स ऑफ O2, जो भी O2 का मोल्स है यहाँ N2 मानते हैं, N2 लिख देता हूँ डायरेक्ट। समझ में आ रहा है किस तरह से अप्लाई करना है? मान लो यार एक और है, मैं छोटा सा एग्जांपल यहीं पे बता दे रहा, ये सब तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है ना, मैं मिटा दे रहा हूँ, तुम लोग नोट कर लो इसे। मान लो मैं KClO3 का एग्जाम, सॉरी मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा समझना तुम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। मैं POC ऑक्सीजन आइटम पे लगाना चाहता हूँ, ऑक्सीजन आइटम क्या हो जाएगा बता सकते हो? डायरेक्ट एक लाइन में बताना है। कैसे? ऑक्सीजन पे लगा रहा है ना, तो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है ये देखना पड़ेगा, छूट नहीं जाना चाहिए। तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे दिख रहा है 3 × मोल्स ऑफ डायरेक्ट कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो भी कोफिशिएंट इनटू टोटल मोल्स। क्यों ऐसा आया तो आप समझ सकते हो यार, ऑलरेडी हम बता चुके हैं क्यों ऐसा आ रहा था। दिस इक्वल टू, अब ऑक्सीजन पे हमें लगाना POC, कैसे लगाएंगे? तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है तो 1 × मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जोड़ क्यों रहे, सम क्यों कर? अब ऑक्सीजन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये तो चलो ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही जगह था तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी तो दोनों का मोल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बता सकते हो? हाँ 2 × मोल्स ऑफ ऑक्सीजन CO2 लग गया अपना POC। बस यही करना होता है POC में। यदि समझ गए हो तो देख रहे हो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा अच्छे से कंसंट्रेशन फोकस के साथ समझो आप लोग। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन इस पे बेस्ड कर लेते हैं, उसके बाद अपना POC जो टॉपिक है वो हो जाएगा क्लियर। ठीक, तो आप लोग यार जो भी लगे, अब आप लोग ये भी एग्जांपल नोट कर लेना। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो यार क्वेश्चन यहाँ मैंने लिख दिया है, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करोगे। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया और बन जाना चाहिए तुम लोगों से क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा सोचो और बनाओ। 27.6 ग्राम K2CO3 potassium carbonate was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to K2 Zn3 FeCN6 whole twice। बड़ा कंपाउंड हो गया ना, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, तो डरना मत यार तुम लोग कंपाउंड को देखकर कि सर यार ये भारी क्वेश्चन बोल दे दिए और बोलते हैं कि खुद से करो। कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, यदि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, मैं हिंट कर देता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। K2CO3 को ट्रीट कराया गया, किससे ट्रीट कराया गया हमें नहीं पता किससे ट्रीट कराया गया, लेकिन हमको ये पता है कि इसको बहुत सारा रिएजेंट का मतलब बहुत सारे सब्सटेंस से इसको ट्रीट कराया गया, रिएक्ट कराया गया, और हमें जो फाइनली प्रोडक्ट मिल रहा है ना, वो कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? K2 Zn3 FeCN6 फिर होल, ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। अच्छा वहाँ पे एक गलती कर दिया गया, यहाँ पे होल 2 होगा यार, ठीक है ना, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट 698 आएगा, थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। हाँ तो क्या 27.6 ग्राम K2CO3 was treated by a series of reagents। हाँ, हमें दिया क्या गया है? so as to convert all of its carbon to K2। मतलब समझना यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से आपको हिंट मिल जाए कि यार यहाँ पे POC लगाना है। कैसे हिंट मिलेगा? यहाँ पे कह दिया गया कि इस कंपाउंड का K2CO3 का सारा कार्बन आइटम, ऑल ऑफ इट्स कार्बन जो था वो कन्वर्ट कर दिया गया है उस वाले बड़े से कंपाउंड में, जो भयंकर सा कंपाउंड दिख रहा है, समझे? सारा का सारा कार्बन इसका किस में कन्वर्ट कर दिया गया? इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हमें बताना क्या है? वेट ऑफ द प्रोडक्ट, कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब अब आपको इसका वेट बताना, कितना वेट फॉर्म होगा, बताया जाए। चलो देखो यार, सॉल्व यूं ही हो जाएगा। आपको ट्रिक बताया ना किस तरह से करना है। ट्रिक देखिए, मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको एग्जाम में समय कम लगे। जहां दूसरे बच्चे 5 मिनट में बना रहे हैं, वहां आपको 2 मिनट में बनाना है।
तो इसके लिए आपको ट्रिक जानना ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो फिर क्या होगा यार, तुम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हो, मोल्स ऑफ कार्बन आइटम इन K2CO3, मोल्स ऑफ कार्बन आइटम इन इतना, फिर कार्बन आइटम 2 इंटू मोल्स ऑफ दिस, 3 इंटू दिस, फिर वेट बाय मॉल, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट स्टेप में अपने को करना है। चलो यार नहीं समझ में आ रहा था क्या क्या मैं बोल दिया तुम लोग को, हो सकता ना समझ आए, इधर ध्यान देना तुम लोग। K2CO3 में कार्बन का कितना मोल्स दिख रहा है, कोफिशिएंट कितना है 1 इंटू क्या बताए थे, इसका टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ K2CO3 दिस इक्वल टू, अब इधर अच्छा POC किस पे लगा रहा है वो तो लिख ही दो यार, POC ऑन कार्बन आइटम में POC लगा रहा है। हाँ अब इधर कार्बन का कितना आइटम है यार, बहुत ज़्यादा लग रहा है। कार्बन देखिए ये CN होल 6 है, होल 6 का मतलब समझते हो ना, C का भी 6 होगा, N का भी 6 होगा। हमें मतलब किससे, हमें मतलब कार्बन से है, हमें बाकी आइटम का नहीं पता, हमें बस पता है तो कार्बन का पता है कि कार्बन सारा का सारा उधर से इधर आ गया, तो कार्बन यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और इसका भी होल 2 है, मतलब 6 का फिर से एक बार 2 कर दो, कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पे कार्बन का कोफिशिएंट कितना, मतलब टोटल कार्बन के कितने मोल्स है ये हमें देखना था, तो 6 2 12 मोल्स इनटू मोल्स ऑफ ये बड़ा सा कंपाउंड, ये बड़ा सा कंपाउंड का नाम क्या कर दें एक्स कर देते हैं, ये बड़ा सा कंपाउंड को एक्स से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ठीक गुड। हमें निकालना क्या था यार, क्या निकालना था, अच्छा हमको इसका वेट निकालना था इस बड़े से कंपाउंड का, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3 क्या लिखूंगा, तो 27.6 ग्राम K2CO3 दिया है ना, तो 27.6 वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा, देखो 138 दिया है, दिस इक्वल टू 12 इंटू मोल्स ऑफ बड़ा वाला कंपाउंड, मोल्स तो वेट ऑफ बड़ा वाला कंपाउंड जो कि हमें निकालना है, एक्स का तो बड़ा वाला कंपाउंड, और नीचे मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया 698। चलो अल्ले हो गया यार, काम खत्म हो गया यहीं पे। अब यहाँ पे काट छाट करना है, तो तुम लोग तो काट छाट करने में माहिर हो गए, ये 2 से उड़ जाएगा ना, उड़ जाएगा, इसको 2 से उड़ाओ 6 जा, तो इस तरह से वेट क्या आ जाएगा, वेट ऑफ बड़ा वाला कंपाउंड 698 को उधर भेजो, उधर और कुछ बचेगा क्या, नहीं, बाय में क्या आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा और एक 10 आ जाएगा। इसको यदि मैं उड़ाना चाहूँ तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 338, 6 6 जा 36, 226, 3 जा 18 बाई 10, दैट इज 100, यहाँ पे ऐसा आएगा 11.6 आ जाएगा, ये 116 पॉइंट समथिंग आएगा, 116.3 आएगा, तो बाई 10 करूँगा तो 11.6 ग्राम आ जाएगा, समझे। देखो यार क्वेश्चन बड़ा सा कंपाउंड केवल दिखा दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन था बहुत इजी, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। करना क्या था, हमें कार्बन आइटम के बारे में कहा गया था कि कार्बन आइटम सारा का सारा इसका जो कार्बन था वो कन्वर्ट हो गया इसमें, इसका मतलब कार्बन आइटम का जो मोल्स है वो कंजर्व रहेगा। कैसे कंजर्व कराएंगे, तरीका बताए थे, जो भी इसका कोफिशिएंट है दिस इंटू मोल्स ऑफ पूरा का, फिर यहाँ पे भी जो भी कार्बन है टोटल इंटू मोल्स ऑफ पूरा का, इसके बाद बस मोल्स तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है जानते ही हैं, लगा दिया गया आंसर, समझे। चलो नोट कर लो अब आप लोग इसे। क्वेश्चन देखो यार, यहाँ दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले मैं रीड कर देता हूँ। कैल्शियम फॉस्फाइड का फार्मूला है CA3P2 फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग मैग्नीशियम विद कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक, कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट इसका नाम होता है। तो कैल्शियम फॉस्फाइड को रिएक्ट कराया गया कैल्शियम फॉस्फाइड बना, कैसे बना, मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट के बीच के रिएक्शन से। यहाँ पे दिख भी रहा होगा रिएक्शन ऑलरेडी यार गिवन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिस प्लस दिस तो बन गया ये चीज, कैल्शियम फॉस्फाइड बन गया, CA3P2 बन गया हमारा। आगे क्या कहता है, वाज हाइड्रोलाइज बाय एक्सेस वाटर, मतलब जो कैल्शियम फॉस्फाइड बना उसको हाइड्रोलाइज कराया जा रहा है। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर, हाइड्रोलाइज का मतलब रिएक्शन विथ वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया इस कैल्शियम फॉस्फाइड को, रिएक्शन दिया, क्या टेंशन है, क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3, इस PH3 का नाम होता है फॉस्फिन, जो कि बहुत जहरीला गैस होता है, तुम लोग बच के रहना यार। द इवॉल्व्ड फॉस्फिन वाज बर्न्ट इन एयर, इवॉल्व्ड फॉस्फिन देखो, सबसे पहले कैल्शियम फॉस्फेट उसको हाइड्रोलाइज कराया गया एक्सेस वाटर के साथ, इससे बना जो भी इवॉल्व हुआ फॉस्फिन, दिख रहा है इवॉल्व फॉस्फिन,
इट वॉज बर्न्ड इन एयर। बर्न्ड इन एयर का मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, एयर के साथ बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कंबसन का मतलब भी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन होता है। तो फॉस्फेन को बर्न किया गया ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना दिया P2O5, इट यील्ड्स फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, यही चीज़ है, प्लस H2O बन रहा है, कोई मतलब नहीं इससे अपने को। हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट वुड बी ऑब्टेन्ड इफ 192 ग्राम मैग्नीशियम वर यूज्ड। अब बोला गया है कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम लिया गया था इसका 192 ग्राम लिया गया था, तो ऐसे बताना है कि अब MgO बना था यहाँ से, इसको यहाँ से जो P2O5 मिल रहा था इसके साथ रिएक्शन करा दिया गया, इस रिएक्शन से हमें मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट मिल रहा है। आपको बताना है कि ये मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट का कितना मास बनेगा। सवाल कितना बड़ा हो गया यार, बहुत बड़ा हो गया ना, कैसे करा जाएगा? मेरे उम्मीद पे मत बैठो, तुम लोग खुद से स्टार्ट हो जा, बन जाना चाहिए सवाल। ऐसा नहीं कि सवाल नहीं बनने लायक है, बनने लायक है और तुम लोग बनाओगे भी। चलो यार स्टार्ट हो जाओ तुम लोग। तो अब मैं बताता हूं, कैल्शियम फॉस्फाइड CA3P2 ऐसा 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 हुआ, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो बस और बस मतलब रहेगा किससे, जो कंपाउंड का मास दिया, मास किसका किसका दिया है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट वुड बी ऑब्टेन्ड इफ 192 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वर यूज्ड, मतलब हमें मैग्नीशियम का दिया है और मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट का मास बताना है। कैसे बताएंगे? तो बस बहुत ही सिंपल लॉजिक है, लॉजिक समझना क्या है, यहाँ पे जितना मोल्स ऑफ मैग्नीशियम यूज किया गया होगा ना, उतना ही मोल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी मैग्नीशियम का रहा होगा। समझना है मेरी बातों को, जो मोल्स मैग्नीशियम एटम का यहाँ था वही मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम यहाँ पे भी आया होगा। एटम थोड़ी ना गायब हो जाने वाला, जितना मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम वहाँ था उतना ही मोल्स यहाँ पे भी है। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को तो यार P2O5 के साथ रिएक्ट करा दिया गया, तो यहाँ P2O5 बना था, मतलब यहाँ जो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम रहा होगा वही मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम इस वाले MgO में भी रहा होगा, और फिर वही मैग्नीशियम एटम इस वाले में भी मेटाफॉस्फेट में भी तो कन्वर्ट हो गया। तो मतलब अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि यहां जितना मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम यूज किया गया था, उतना ही मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम इस कंपाउंड में भी होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूं। यदि तुम लोग को समझ आ गया तो अब तो यार बन जाना चाहिए। सिंपल सा यार, देख क्वेश्चन एक बोर्ड का है, पूरा बोर्ड भर गया क्वेश्चन लिखने में, सॉल्यूशन देखे इतने स्पेस में बन जाएगा। देखो कैसे, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम कितना है बता दो यार, बता दे जल्दी से, जल्दी से बता दो। 192 ग्राम। अब बाय में कितना मैग्नीशियम एटम का एटॉमिक मास कितना, 24। कट रहा है तो काट दे, 6 4 जा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 4 8 जा, कितना आ गया 8 आ गया। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम कितना आ गया, 8 आ गया। यदि 8 आ गया तो इस मैग्नीशियम फॉस्फेट में भी तो 8 मोल्स मैग्नीशियम एटम रहा होगा ना। तो एक्सप्रेशन लिख दे, इधर से आया 8 और दिस इक्वल टू होना चाहिए यहाँ का मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम। अच्छा यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट ट्रिक, मैग्नीशियम का कितना कोफिशिएंट दिख रहा है 1 इनटू इस टोटल पूरे का मोल्स ऑफ मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट MgPO3 होल ट्वाइस। देखिए ये सब भी तुम लोग के लिए लिखे, नहीं तो हम मोल्स का डायरेक्ट वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे भी ये लिखते हैं, जो भी इसका आता जोड़ के देख लेते हैं। तो देखो यार 8 इक्वल टू 1 इंटू तो वही रह जाएगा, वेट तो हमें बताना है बाय मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा। तो मैं साइड में क्या कर लूँ, 24 प्लस फॉस्फोरस का 31 होता है, 31 इंटू 2 कितना हो गया 62, प्लस 16 3 जा 48, 48 2 जा 96, ये 96 हो जाएगा। तो इस तरह से जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा यार 120, 182 आ जाता है, सही है ना। 96 और 4 हो जाएगा 100, 120 प्लस 62 100, सही है 182, मॉलिक्यूलर वेट 182 आ जाएगा। तो इस तरह से वेट कितना आ गया 182 इंटू 8। फाइनल आंसर बता दो, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 165, 6 8 6 जा 41, 1456 ग्राम। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत बड़ा था ना। चलो इस तरह के क्वेश्चन और भी तुम लोग को देखने होंगे आगे। तो फिलहाल तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पे बेस्ट यही 2 प्रॉब्लम हमारे पास था, और आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, शीट आप सॉल्व करेंगे तो उसमें। तो इस तरह से जो POAC था, एक बार फिर से तुम लोग वीडियो देखना।
ठीक है ना। एक बार फिर से वीडियो देखना और उसके बाद फिर से ये सब क्वेश्चन यदि नहीं हो रहा था ना तो फिर से इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो उम्मीद है यार फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर भी डाउट रहा था तो यार मैं हूँ ना, ठीक है। तो चलो यार आप लोग इसे नोट कर लो और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मिलेंगे। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं मैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।